नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक कृषि को मंजूरी प्रदान की। भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली नाविक का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यूएनएफसीसीसी ने एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 जारी की। 2 और भारतीय समुद्री तट ब्लू बीच की सूची में शामिल किए गए। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से होने वाले संकटों के अनेक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों को समय पर निपटाने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2023 से तकनीक का इस्तेमाल करेगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की है। जीईएसी ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नामक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों की खेती के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की। अब इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वर्ष 2017 में भी जीईएसी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ऐसी एक सिफारिश की थी। हालांकि मंत्रालय ने उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही देश की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल के व्यवसायीकरण का रास्ता खुल जाएगा। इसका व्यावसायिक उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की निगरानी और बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत ही किया जाएगा। आपको बता दें कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत में सर्वोच्च जैव प्रौद्योगिकी विनियामक निकाय है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित की गई है। जीईएसी आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों और उत्पादों की पर्यावरण मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी DMH 11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित किया है। DMH 11 में 2 एलियन यानी बाह्य जीन्स को शामिल किया गया है। इन दोनों जीन्स को बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु से लिया गया है। इसे सरसों की पूर्व यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट और भारतीय किस्म वरुण की क्रॉस ब्रीडिंग से विकसित किया गया है। वरुण में शामिल बार्लेज लाइन जीन प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन पादप में पराग के उत्पादन को बाधित करता है और इस तरह से पादप की नर जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें शामिल बारस्टार नामक दूसरे जीन द्वारा पादप की नर जनन क्षमता को दोबारा स्थापित किया जाता है और इस सब की वजह से उत्पन्न F1 किस्म उच्च उपज देने वाली और बीज या अनाज पैदा करने में सक्षम होती है। अगली खबर भारतीय कूटनीति और रणनीति से संबंधित है। भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली नाविक का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसरो नाविक प्रणाली में कई सुधार करने पर काम कर रहा है। नाविक में होने वाले कई संभावित सुधार हैं, जैसे कि नाविक में L1 बैंड को शामिल किया जाएगा। ये बैंड GPS के लिए उपयोग होता है। इसका अधिकतर उपयोग असैन्य नौवहन के लिए किया जाता है। वर्तमान में नाविक अपने सिग्नल्स को 2 फ्रीक्वेंसी बैंड में प्रसारित करता है। एक है L5 बैंड और दूसरा है S बैंड। इस विस्तार से असैन्य क्षेत्रक और देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों में नाविक प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। मोबाइल फोन्स नाविक के सिग्नल्स को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए इनमें नाविक का व्यापक रूप से या नियमित उपयोग नहीं किया जाता है। अन्य प्रमुख सुधारों में सिग्नल्स की सुरक्षा को बढ़ाना शामिल है। वर्तमान में नाविक केवल शॉर्ट कोड प्रदान करता है। सामरिक क्षेत्रक में इसे उपयोगी बनाने के लिए अब लॉन्ग कोड प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये सिग्नल में सेंधमारी को रोकता है। नाविक भारत सहित इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर बाहर के इलाकों को कवर करता है। इसमें 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ये उपग्रह 2-2 की जोड़ी में 2 इंक्लाइंड ऑर्बिट में गति करते हैं। धरातल से देखने पर ये अंग्रेजी के अंक 8 की आकृति में गति करते दिखाई पड़ते हैं। ये लोकेशन के सटीक निर्धारण में सहायता करते हैं। अन्य 3 उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में स्थापित हैं। धरातल से देखने पर ये आकाश में एक निश्चित बिंदु पर स्थिर दिखाई पड़ते हैं। नाविक या फिर भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली इसरो के 7 उपग्रहों का एक समूह है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के GPS, यूरोपीय संघ के गैलीलियो, जापान के क्वासी जेनिथ उपग्रह प्रणाली और रूस के ग्लोनास के समान है। इसका उपयोग लोकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। नाविक 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। आम नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विस।
अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। UNFCCC ने NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 जारी की। ये इस श्रृंखला की दूसरी रिपोर्ट है। ये देशों द्वारा की गई जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का वार्षिक सारांश प्रस्तुत करती है और इन प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा की गई हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर कई लक्ष्यों, नीतियों और उपायों को शामिल किया गया है। तो ये लक्ष्य और उपाय हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन करने के लिए। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के 193 पक्षकारों के NDCs का विश्लेषण किया गया है। इसमें COP26 के बाद प्रस्तुत किए गए 24 अपडेटेड या नए NDCs भी शामिल हैं। अपडेटेड या नए NDCs पेरिस समझौते के रेचेटिंग मैकेनिज्म का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। इस मैकेनिज्म के तहत पक्षकार देशों को प्रत्येक 5 वर्षों में अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना होता है ताकि जलवायु परिवर्तन को प्रभावी रूप से कम किया जा सके। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पक्षकार देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि अभी और भी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्ष 2020 और 2030 में कुल CO2 उत्सर्जन शेष कार्बन बजट के 86% का उपयोग कर लेगा। कार्बन बजट वैश्विक तापमान में वृद्धि को एक निश्चित स्तर तक सीमित रखने के लिए कुल वैश्विक मानव जनित CO2 उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा है। आपको बता दें कि मौजूदा प्रतिबद्धताएं संयुक्त रूप से 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकती हैं। इसके अलावा और भी कई फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने एक अन्य रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में देशों द्वारा उत्सर्जन कटौती करने संबंधी 53 दीर्घकालिक योजनाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इन योजनाओं को लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के रूप में जाना जाता है। ये योजनाएं आमतौर पर वर्ष 2050 या वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। LT-LEDs आमतौर पर NDCs की तुलना में व्यापक होते हैं। इसमें विकासात्मक लक्ष्यों के साथ साथ निवेश और सरकारी व्यय संबंधी आवश्यक स्तर को शामिल किया जाता है। 2 और भारतीय समुद्री तटों को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया है। भारत के 2 और समुद्री तटों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये 2 समुद्री तट मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच हैं। ये दोनों ही लक्षद्वीप में अवस्थित हैं। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले समुद्री तटों की संख्या 12 हो गई है। अब तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले समुद्री तट हैं गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड, कर्नाटक का ही पदुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच, इसके अलावा अंडमान और निकोबार का राधानगर बीच, तमिलनाडु का कोवलम बीच और पुडुचेरी का ईडन बीच। ब्लू फ्लैग टैग या फिर ब्लू सर्टिफिकेशन डेनमार्क स्थित एक गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रदान करती है। ब्लू फ्लैग का उद्देश्य पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास उपायों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में संधारणीयता को बढ़ावा देना है। ये सर्टिफिकेशन समुद्री तट, मनोरंजक गतिविधियों के लिए तैयार तटों और संधारणीय पर्यटन के रूप में बोटिंग गतिविधियों के संचालकों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक सुरक्षा और पहुंच संबंधी अलग अलग मानदंडों का पालन करने और उन्हें बनाए रखने पर ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 4 मुख्य मानदंडों के पालन पर मिलता है। इनमें शामिल है पर्यावरणीय शिक्षा और सूचना, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रबंधन और सुरक्षा तथा सेवाएं। यानी कि अगर कोई बीच इन 4 मानदंडों का पालन करता है तब उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगली खबर भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन जनित संकट के अनेक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में 43 संकेतक प्रस्तुत किए गए हैं और ये संकेतक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और घर के भीतर के वायु प्रदूषण पर चरम तापमान के प्रभाव की निगरानी करते हैं। और आइए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया वर्षों में लू की चपेट में आने की घटना में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1986 से 2005
2005 की अवधि के दौरान वार्षिक आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2021 में सुभेद्य आबादी के 3.7 अरब हिस्से को हीट वेव वाले दिनों का सामना करना पड़ा था। इस सुभेद्य आबादी में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा रोगों का प्रसार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन ने संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ाया है। इससे आबादी के समक्ष नई बीमारियों और महामारियों का जोखिम बढ़ गया है। साथ ही आर्थिक नुकसान में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुकसान परिवारों पर आर्थिक दबाव को बढ़ाते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन यापन की लागत और ऊर्जा संकट में वृद्धि होती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा का भी संकट है। जलवायु परिवर्तन द्वारा किसी न किसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा के सभी पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। ये स्थिति खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य संकटों को बढ़ा रही है। जलवायु परिवर्तन के सुभेद्यता के कई कारक हैं। सुभेद्यता को बढ़ाने वाले कारक हैं जनसांख्यिकीय कारक, भौगोलिक कारक, जैविक कारक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें चरम मौसमी घटनाएं, चरम तापमान संबंधी दबाव, वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता और मात्रा, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण, रोग वाहकों की मौजूदगी और पारिस्थितिकी शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता और लचीलेपन की बात करें तो लीडरशिप एवं गवर्नेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल कार्यबल, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रणाली, आवश्यक चिकित्सकीय उत्पाद और तकनीकें तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता शामिल है। इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो इसमें चरम मौसमी घटनाओं के दौरान घायल होना और मृत्यु शामिल है। इसके अलावा चरम तापमान से जुड़ी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं और जल जनित रोग और जल संबंधी अन्य स्वास्थ्य प्रभाव भी देखे गए हैं। साथ ही पशुजन्य रोग, वेक्टर जनित रोग, कुपोषण और खाद्य जनित रोग तथा गैर संचारी रोग तथा मानसिक और मनोसामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चरम तापमान की स्थिति की वजह से वर्ष 2021 में भारत को श्रम के लगभग 167.2 अरब घंटों का नुकसान हुआ था। ये नुकसान भारत की जीडीपी के लगभग 5.4% के बराबर था। इसके अलावा वर्ष 1951 से 1960 के दशक से लेकर वर्ष 2012 से 2021 के दशक तक एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलने वाले डेंगू के प्रसार के लिए अनुकूल महीनों की संख्या में 1.69% की वृद्धि हुई थी। इस तरह से प्रत्येक वर्ष में 5.6 महीने डेंगू के प्रसार के लिए अनुकूल हो गए हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों को समय पर निपटाने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2023 से तकनीक का इस्तेमाल करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने CS मूर्ति के नेतृत्व में 2 समितियों का गठन किया है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य फसल क्षति के अनुमान और किसानों के दावों के निपटान में लगने वाले समय को कम करना है। ये 2 समितियां हैं तकनीक आधारित फसल उपज अनुमान कार्यों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए समिति और दूसरी समिति है मौसम संबंधी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकीकरण और सुधार के लिए समिति। इस समिति को प्रस्तावित वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स के निर्माण में मदद करने का कार्य भी सौंपा गया है। विंड्स के तहत पूरे देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और ऑटोमेटिक रेन गेज का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस कदम से फसल के नुकसान या क्षति के आकलन में कम समय लगेगा और किसानों के दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा ड्रोन प्रौद्योगिकी और उपग्रह मानचित्रण से उपज का अनुमान अधिक सटीक होगा और इस तरह फसल उपज के आकलन में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि फसल बीमा योजना से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि फसल क्षति के आकलन में आवश्यकता से ज्यादा समय लगता है और इसकी वजह से बीमा कंपनियां भी दावों को समय पर स्वीकार नहीं करती हैं। साथ ही कुछ राज्य बीमा प्रीमियम में अपने हिस्से के भुगतान में देरी करते हैं। बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज आकलन को लेकर के विवाद बने हुए हैं और कुछ किसानों के खातों का विवरण समय पर प्राप्त नहीं होता है। ये फसल बीमा योजना के कुछ मुद्दे हैं। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। रुपए के नोटों और सिक्कों से डिजाइन से संबंधित प्रावधान। करेंसी नोट के डिजाइन में किसी भी बदलाव के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। सिक्का अधिनियम 2011 के मुताबिक अलग अलग मूल्य वर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और उन्हें ढालने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
अगला टॉपिक है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। हाल ही में इस अभ्यास का दूसरा संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें दोनों देशों की त्रिसेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भाग लेती है। ये अभ्यास जल और थल दोनों जगहों पर आयोजित किया गया। अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक वार्षिक रिपोर्ट है। WMO मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक पृथ्वी को गर्म करने वाली 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडलीय स्तर वर्ष 2021 में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और ये 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जैविक और मानव जनित दोनों कारणों से ऐसा हुआ है। वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में वर्ष 2010 के स्तर से 10.6% की वृद्धि होगी। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022 इसके जारीकर्ता हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और अन्य। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक समूह है। इसमें क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट शामिल हैं। ये रिपोर्ट दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाई में विश्व स्तर पर व्याप्त कमियों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वर्ष 2019 में कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 58.5 गीगाटन CO2 के बराबर था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने संबंधी वर्ष 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अत्यधिक तेजी लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में 6 गुना तेजी से काम करना होगा। अगला टॉपिक है कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स रिपोर्ट। इसके जारीकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 624 मिलियन बच्चे उच्च तापमान से संबंधित 3 दशाओं का सामना कर रहे हैं। ये लंबे समय तक बने रहने वाली लू की दशाओं का सामना कर रहे हैं, उच्च तीव्रता वाली हीट वेव की दशाओं का और इसके अलावा अत्यधिक उच्च तापमान वाली दशाओं का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2020 में प्रत्येक 4 में से 1 बच्चे को औसतन 4.7 दिन या फिर उससे ज्यादा समय तक बने रहने वाले हीट वेव दशाओं का सामना करना पड़ा था और वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान में अनुमानित 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बावजूद भी लगभग हर बच्चे को भीषण हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। वन हेल्थ पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगली वैश्विक महामारी को रोकने के लिए वन हेल्थ में निवेश करने का सुझाव देती है। वन हेल्थ दृष्टिकोण में लोगों के स्वास्थ्य, वन्य जीवों और पर्यावरण को अलग अलग न मानकर उन्हें एकीकृत रूप में देखा जाता है। ये कोविड-19 जैसी विनाशकारी महामारियों के चक्र को समाप्त करने में मदद कर सकता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने के लिए 10.3 से 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यय का अनुमान है। ये रिपोर्ट मूल सिद्धांतों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों के लिए वन हेल्थ निवेश ढांचे का सुझाव देती है, जिसमें शामिल है एक एकीकृत बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाना, रोकथाम को प्राथमिकता देना, मौजूदा न्यूनतम मानकों का पालन करना आदि। अगला है डर्टी बम। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। डर्टी बम में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम होता है। इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है। इस बम में अत्यधिक संवर्धित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि परमाणु बम में अत्यधिक संवर्धित रेडियोधर्मी सामग्री का ही उपयोग किया जाता है। इसमें अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से प्राप्त रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसलिए डर्टी बम को परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ते में और तेजी से बनाया जा सकता है। सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी, ये भवन निर्माण से संबंधित एक नई तकनीक है। ये तकनीक भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप रोधी भवन निर्माण संहिता का पालन किए बिना बनाए गए भवनों की समस्या का समाधान कर सकती है। इसके तहत आंशिक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बैंड लगाकर दीवार को मोटा और मजबूत किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग पुरानी इमारतों में भी किया जा सकता है। इससे भवन की संरचना भूकंपीय ऊर्जा को बेहतर रूप से सहन कर सकती है। इससे भवन का लचीलापन भी बढ़
जाता है। आपको बता दें कि भारत के क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा भूकंपीय जोन 3 या फिर इससे अधिक के भूकंपीय जोन में आता है। साथ ही इन क्षेत्रों में मौजूद अधिकांश भवन पुराने और संरचनात्मक रूप से कमजोर भी हैं। इसलिए भारत के लिए ये तकनीक काफी महत्वपूर्ण है। अगला है मानगढ़ धाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की है। मानगढ़ धाम वर्ष 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक स्थल है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। समाज सुधारक गोविंद गुरु ने आदिवासियों की सभा का नेतृत्व किया था। उन्होंने भीलों के बीच भगत आंदोलन शुरू किया था और साथ ही उन्हें शाकाहार का पालन करने और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था। इसने धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले लिया था और बाद में ये अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया था। अगला टॉपिक है अपरिग्रह। ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। इसमें किसी भी तरह की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है। अपरिग्रह का मतलब है इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना और अपनी संपत्ति से अलगाव रखना। ये पतंजलि के अष्टांग योग में सूचीबद्ध यम या नैतिक व्यवहार संहिता में से भी एक है। अगला टॉपिक है निएंडरथल। ये आदिम मनुष्यों के समूह हैं जो कम से कम 2 लाख साल पहले प्लीस्टोसीन युग के दौरान मौजूद थे। लगभग 35,000 से 24,000 साल पहले होमोसेपियंस ने उनका स्थान लिया था। हाल ही में निएंडरथल के पहले ज्ञात परिवार का साक्ष्य रूस में एक गुफा में मिला है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।